आज तुम लोगों को एसी करवाऊंगा, ठीक है। एसी मतलब अब एसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, एसी जो है ना वो साइनोसॉइडल ग्राफ फॉलो करता है। साइनोसॉइडल मीन्स साइन का इक्वेशन। मानो कि हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, करंट को आई लिखते हैं ना। साइनोसॉइडल फंक्शन मीन्स आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ए वाला इक्वेशन वो फॉलो करता है, माने ए साइन वाला। तो साइन का ग्राफ क्या है, अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा। ए वाला किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ, इसलिए ए वाला क्या फॉलो करेगा, साइनोसॉइडल ग्राफ फॉलो करेगा। ऐसा करके हम, ऐसा नहीं होगा कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं, हर एक जो इक्वेशन है वो फॉलो करेगा कैसे, ऐसा करके। एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, उसका सेम रहेगा, ठीक है। ये वाला सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब आओ, डायरेक्ट करंट कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एसी में क्या होगा, डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है। पकड़ो तो डायरेक्शन चेंज होगा, साथ साथ छोड़ देगा वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे छोड़ेगा नहीं, पकड़ के रख देगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 0, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है यहाँ पे, एक लाइन में जा रहा है डायरेक्ट करंट, ठीक है। ए वाला याद रखना, ठीक है। अब आओ क्या क्या लिखना है हम लोगों को, आर से डिवाइड कर देते हैं। वी बाई आर क्या था, वी बाई आर, जाए तो भी है, आई था ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, करंट हो जाएगा आई नॉट। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। समझ में आया, लिख लो ये बात। तो आया ना ये इक्वेशन के जैसा, लेकिन जो ए आई नॉट, जाई नॉट, ये सारे क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। मैंने क्या बोला था, एसी कैसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है ना। इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक सर्कल है, याद रखना, ये पूरा एक सर्कल है, कंप्लीट साइकिल करता है 0 to t, मतलब 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट किया एक साइकिल, 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट किया एक साइकिल। एक ही सेकेंड में, अगर 1 सेकेंड में एक बार कंप्लीट करता है तो हम लोग लिखते हैं ना टाइम पीरियड, टाइम पीरियड पढ़े हो, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेट करता है, मतलब एक फुल साइकिल वो कंप्लीट करेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हर एक सेगमेंट मानो कि यहाँ पे 0 है, पूरा करने पे कितना होता है, t होता है, तो आधा कितना होगा, t/2, ये आधा है ना सर्कल, मतलब यहाँ पे कितना होगा, t/2, इसका आधा कितना होगा, t/4, इसका भी आधा, आधा है ना ये वाला, इसका भी आधा, तो t/4 है ना। तो लो हर एक सेगमेंट कितना भरा, t/4 करके भरा है, तो एक सेगमेंट t/4 है, 2 सेगमेंट 2 × t/4 आया ना, t/2। ये वाला कितना होगा, थ्री इंटू t/4, खत्म। एक सेगमेंट कितना हो गया, t/4, 2 सेगमेंट 2t/4, 3 सेगमेंट 3t/4, खत्म। ये दिमाग में सारा दिन याद रखना होगा, मतलब सारा ही यार,
तो इसलिए मैं रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, बाद में काम में लगेगा। 0 to t/4 t/2 3t/4 ए तो टी से लिख लिया। अब रेडियन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0 π/2 मतलब हर एक सेगमेंट कितना करके आता है? π/2 करके आता है। एक सेगमेंट π/2 करके आता है, तो ए वाला कितना होगा? 2π/2 मतलब 2 मतलब पाई, 2π/2 2 कैंसिल, पाई रहेगा। ए वाला 3π/2। लॉजिक करके सीखोगे तो याद रहेगा, डायरेक्ट रट नहीं लेना, इसलिए मैं लॉजिक करके सिखा रहा हूँ। 3π/2 वहाँ पे कितना आया था? 3t/4 हो गया। तो सब दिमाग में आ गया। मतलब फुल सर्किट कॉम्प्लेक्स में कितना होता है? 0 to t। हाफ साइकिल में कितना होता है? t/2। खत्म। ये वाला लिख लो। मैथमेटिकली that the average value of alternating current over complete cycle is 0। हाँ, ठीक है। अब देखो क्या बोला है हम लोग को कि एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर द कंप्लीट साइकिल, ओवर द कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू निकालना है, एवरेज। तो हमें क्या पता है? I इज इक्वल टू कितना था? I0 sin ओमेगा t, ठीक है। इसके बाद I इज इक्वल टू क्या पता है? dq/dt पता है हम लोगों को। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, अगर डेरिवेटिव से लिखोगे तो dq/dt। तो dq कितना होगा? I dt। तो I का वैल्यू यहाँ से बिठा दो यहाँ पे, तो कितना आएगा? dq इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t dt। इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो टोटल चार्ज मिल जाएगा हम लोगों को, एवरेज मिल जाएगा ना। ठीक है। अब लिमिट क्या बताओ? लिमिट कैसा होगा? यहाँ पे 0 क्या बोला है? फुल साइकिल 0 to t होगा। लिमिट कैसे याद रखोगे? फुल साइकिल के लिए 0 to t, ये वाला 0 to q, कोई बात नहीं। डी जब डेरिवेटिव, हाँ q चार्ज, हाँ q है बिठाना है सिर्फ, कोई बात नहीं ऐसा। दो साइड ही लिखना पड़ता है, हम लोग इक्वेशन में दो साइड ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव का d अगर इंटीग्रेशन के साथ एक साथ होगा तो वो चला जाएगा, सिर्फ कौन रहेगा? q रहेगा, ठीक है। तो q यहाँ पे I0 कांस्टेंट है, सामने आ जाएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन होगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या है? कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो एक्स्ट्रा होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। ए वाला इंटीग्रेशन घर में करना, जो आता है वो 0 आता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बिठा के कितना आता है? 0 आता है। मतलब Q जो है ना वो एवरेज है, हो गया। लिमिट जो इंटीग्रेशन करके वो क्या आता है? Q एवरेज इज इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। अब हमें क्या पता है? I इज इक्वल टू कितना है? अरे सही, I एवरेज तो निकालना था। I एवरेज इज इक्वल टू Q एवरेज बाई T,
मतलब 0/t इक्वल टू 0। ए गलत कर मत करना, ए वाला गलत मत करना। बाकी इंटीग्रेशन Q एवरेज फॉर फुल साइकिल इज 0, I एवरेज फॉर फुल साइकिल इज 0। हाँ आता हूँ ना, एक एक करके कंप्लीट करो, सब आता हूँ। सर इतना गर्मी नहीं है तो यहाँ पे बहुत ठंडा है। हाँ 2/π टाइम्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करें, टाइम्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करें। इस चैप्टर में बहुत ही लॉजिक काम करता है। एक सीखो 10 लिख पाओगे, एक सीखो 10 लिख पाओगे, पूरा सेम है। अब क्या करोगे, यहाँ पे जो है ना T/2 कर दो और आंसर क्या आएगा, क्या बोला था, है यहाँ पे आंसर आएगा I0 π/t। तो यहाँ पे t चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा T/2। हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए T/2 था। Q एवरेज कितना आया था, πI0 T/2। रुको, हाँ रुको एक यहाँ पे कितना आया था T/2, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। उधर ही गड़बड़ हो रहा है, इधर नहीं होगा। आई एवरेज में नहीं होगा। कौन सा गलत हुआ, ठीक है, ये वाला ये आएगा इंटीग्रेशन के बाद I0 T/π, वहाँ पे I0 T/π, पाई नीचे चला आएगा, T कैंसिल, तो कितना आया 2/π I0। यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था। मतलब I एवरेज कितना आएगा फॉर फुल हाफ साइकिल, याद रखना। पहला था I एवरेज फॉर फुल साइकिल, अब था I एवरेज फॉर हाफ साइकिल, ठीक है। कितना 2/π, और इसका वैल्यू याद रखना 0.637। मतलब पिक एवरेज जो वैल्यू होता है वो किसके एक क्या था, पिक वैल्यू का 2/π टाइम्स और 0.637 टाइम्स होता है, याद रखना। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, यहाँ पे भी, नीट पे भी। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए ना कि हमें पता हुआ है जो करंट है वो फुल साइकिल के लिए कितना है 0 एवरेज, और हाफ साइकिल के लिए 2/π इन टाइम्स होता है। मतलब I0 का पिक वैल्यू का, पिक वैल्यू याद रखना, पिक वैल्यू है ये। हाँ ऐसे सिमिलरिटी I एवरेज ऐसा हुआ, तो मैंने बोला था क्या I भी ऐसा होगा तो जाई भी सेम ही होगा। अगर कोई भी चेंज कर दे तो क्या होगा, चेंज करने में कोई जाता नहीं, जाई भी सेम ही होगा, क्योंकि मैंने बोला था ना दोनों ही प्रोपोर्शनल। नहीं पॉज नहीं, स्टार्ट किया। एक है हम लोगों का एवरेज वैल्यू, इसके बाद आएगा RMS वैल्यू, RMS रूट मीन स्क्वायर, RMS वैल्यू। मतलब IRMS, JRMS, उनका उन लोगों का क्या कनेक्शन है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक एक पॉइंट स्कूल के लिए भी, बोर्ड के लिए भी और बात के लिए भी। Deduce the relation between
deduce the relation between RMS or effective value of current and किसके साथ होगा, ऑल्टरनेटिव और अगर आप बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव और पीक वैल्यू सेम ही है, एक ही जैसा ही है, ठीक है। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट लिख लो। हाँ हर एक का एक एक नाम होता है, क्वेश्चन में घबराना मत, ठीक है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखो इसका थोड़ा सा अलग है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हम लोग कहाँ पढ़े थे क्लास 10 में, रेजिस्टेंस और करंट और टाइम के वजह से क्या होगा, हीट पैदा होगा, ठीक है। तो डी एच इज इक्वल टू कितना है, आई स्क्वायर आर डी टी, हो गया। इसको हम लोग एक साइड में रखते हैं। दूसरा क्या बताया, इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, ये इफेक्टिव और आरएमएस सेम ही होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग, अच्छा एक बात बता दो, √2 क्यों आता है बार बार, आरएमएस वैल्यू होता है √2, ये अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्यों आरएमएस वैल्यू, मतलब जो भी होगा ना, मतलब ए वाला मत लिख लेना, अब आई आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2, जाई इज आरएमएस वैल्यू जाई नॉट बाई √2, मतलब हमें किसी का आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए उसके साथ उसको हम लोग डिवाइड करेंगे √2 से, मतलब पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करने से हम लोग को आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू मिलता है। ये जो भी हो, करंट हो, वोल्टेज हो, जो भी हो, आरएमएस वैल्यू हम लोग को वो √2 से डिवाइड करने पे मिलता है, ठीक है। तो ये तो अलग करके लिख लिया, ये टाइम के लिए हीट हो रहा है। अब हम लोग जाएंगे उस तरफ, फुल सर्कल के लिए। हमेशा याद रखना, हाफ सर्कल के लिए कुछ नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ फुल साइकिल के लिए होता है। हीट जो होता है ना, वो फुल साइकिल के लिए होगा, ठीक है। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, H इज इक्वल टू आई इफेक्टिव, यही तो निकालेंगे ना, ये किसका इक्वल है, आई स्क्वायर आई इफेक्टिव और आर एम एस, जो भी लिखो, आर टी। अब कैपिटल टी लिखेंगे पूरा टाइम पीरियड के लिए, पूरा के लिए कितना आर एम एस आया, सर आपका स्क्वायर डब्ल्यू बन रहा है, वो सामने एक चीज है, हो गया। हम लोग यहाँ पे डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, एच इज इक्वल टू आई इफेक्टिव स्क्वायर आर टी, समझ में आया। मतलब ये दोनों में हम लोगों को इक्वेशन में आएगा, ये दोनों में हम लोगों को क्या आएगा, इक्वेशन आएगा। अब यहाँ पे बहुत बड़ा करके दिया हुआ है, इतना बड़ा नहीं लगेगा, ठीक है। मैं इसको छोटा करके देता हूँ, इतना बड़ा लिखने से नहीं होगा, छोटा करके देता हूँ। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर कितना आएगा, डी एच यहाँ पे आई स्क्वायर आर डी टी। अब जीरो टू, मैंने बोला फुल साइकिल के लिए, तो एच इज इक्वल टू कितना आया, 0 to t आई स्क्वायर आर डी टी। देखो हाँ हाँ डी तो चला ही गया, वो वाला क्यों हटेगा, वो वाला रख दो। मुझे तो ए वाला हट गया तो मैं इक्वेशन निकाल के क्या करूँ, ये दोनों में इक्वेशन निकालना है ना। देखो इसको 1 नंबर दो, इसको 2 नंबर दो, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई इफेक्टिव स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू 0 to t आई स्क्वायर
आर डी टी लिख सकता है। हाँ ए भी इज इक्वल टू दिस भी इज इक्वल टू, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो आई एफेक्टिव स्क्वायर कितना होगा, देखो अच्छा तुम लोगों को दिखाई देता हूँ, नहीं तो बाद में ये कर दो। यहाँ से आई स्क्वायर आर दो ही निकल जाएंगे, हाँ आर निकालो सिर्फ, आई स्क्वायर रख दो। आई स्क्वायर क्यों रखा है मैं बाद में बोलूँगा, वो पहले जैसे ही आई को नहीं निकाला था, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें तो रिलेशन किसका निकालना है, आई एफ के साथ आई नॉट निकालना है, नॉट आई तो नहीं निकालना था, आई नॉट का निकालना था। तो आई को रख देते इंटीग्रेशन में, आई स्क्वायर डी टी, आर आर कैंसिल, हाँ ठीक है। तो आई एफ ऊपर आई क्यों गया इंटीग्रेशन के ऊपर? कहाँ पे आए, 0 to t नहीं नीचे स्क्वायर, कौन सा, आर कट हो गया है। ओ ये वाला नीचे था कुछ शायद, ठीक है। तो आई इफेक्टिव कितना आएगा, रूट ओवर 1/t, 80 नीचे जाएगा, 0 to t आई स्क्वायर डी टी, ठीक है। ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, क्लियर। आई इफेक्टिव दिस। अब तो इसको लेके हम लोग नहीं चल पाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसका अलग से डेरिवेटिव जो इंटीग्रेशन जो अलग से कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन है उसको हम लोग अलग से कर देते, इसको हम लोग 3 नंबर इक्वेशन देते। तो इंटीग्रेशन 0 to t आई स्क्वायर डी टी, आई स्क्वायर क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करके क्या आता है याद कर रखना, इसका इंटीग्रेशन याद रखना, ठीक है। इसका आता है शायद आई नॉट स्क्वायर टी बाई टू, आई नॉट स्क्वायर टी बाई टू आता है, याद रखना, ठीक है। इंटीग्रेशन बाद में समझने आया तो मुझे बोलना, तुम एक पिक्चर खींच कर जाना, अगर या नहीं समझो नेक्स्ट डे मुझे दिखाना, अगर समझा। लेकिन ए वाला कभी भी गलत मत करना, अगर प्रूफ करोगे ए वाला गलत मत करना, क्योंकि ए वाला भी इम्पोर्टेंट है, ए वाला लाइन जो लिखा हो ना वो भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कभी ना कभी ये लगेगा, मैं जो प्रॉब्लम कराऊंगा ए वाला भी इम्पोर्टेंट है। हर समय की इक्वेशन डाल के नहीं कर सकते कि ए वाला दे देगा रूट 2 से डिवाइड कर लेगा हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा वाला भी इक्वेशन देगा जो इक्वेशन में होगा, तब क्या करेंगे, तब ऐसा वाला करेंगे, ठीक है। तो इसका कितना आया, आई नॉट स्क्वायर टी बाई टू। ये याद रखने से ज़्यादा इजी होता है, इंटीग्रेशन से ज़्यादा ये याद रखना होगा, ये वाला बाद में काम में लगेगा, ठीक है। हो गया, तो हम लोग बिठा देते हैं, पुटिंग इक्वेशन 3 कितना, आई इफेक्टिव रूट ओवर 1/t, इसका वैल्यू कितना आया, आई नॉट स्क्वायर टी बाई टू, कैंसिल, आई नॉट स्क्वायर से आएगा आई नॉट और यहाँ पे तो रूट रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे, किसी चीज़ का आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को उसके रूट 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका वैल्यू भी है 0.414 मतलब 707। सिमिलर भी है, तुम लोग सिमिलर भी सीख सकते हैं। तो मुझे जो जहाँ तक लगता है इंटीग्रेशन सीखो, मतलब कैसे करते हैं सीखो, लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा पूरा।
अगर आएगा तो एग्जाम में। नहीं है तो ही अच्छा है। ये सर बोर्ड्स लोग इस बार बहुत टफ करने वाले हैं हमारे लिए। हम कोरोना तो जाय का भी सेम होगा, जाय आर एम एस इज इक्वल टू जाय नॉट बाई रूट 2, सेम ही होगा। साइनसोइडली तो वेरी करेगा ना, वो थोड़ी कांस्टेंट है, थोड़ी तो कांस्टेंट है ना। साइनसोइडली वेरिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड फेजर, मतलब रोटेट करेगा। ऐसा नहीं कि सीधा चला जाएगा, ऐसा नहीं, कैसा होगा, रोटेट करेगा। कैसे, साइनोसॉइडली। मतलब मैंने पिछली बार दिखाया था, वो क्या दिखाया था, वो सर्कल वाला, वही तो है, लेकिन उसका एक लोकेशन आता है। मतलब वहाँ पे एक 2t/2 पे एक, t/3 पे एक, 3t/4, हर एक पोजीशन में एक एक होगा ये वाला, ठीक है। तो रोटेटिंग वेक्टर को साइनसॉइडल इज कॉल्ड, ठीक है। द वेक्टर इज इमेजिन टू रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी। नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है, v से लिखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को कैसे लिखता है पता है, ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है। फिर भी तुम्हें एक बार दिखाई देता हूं, देखो नॉर्मल वेलोसिटी क्या है, a है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा होगा। एंगुलर वेलोसिटी भी a है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ऐसे लिखते हैं, a एंगुलर वेलोसिटी भी है, और इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना है, 2πf। अगर हमें चाहिए तो f क्या था, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, समझ में आया। ए है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और ए क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका रिलेशन है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। और v के साथ ओमेगा का रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा। हाँ तो ओमेगा कैसा है, ऐसा कहते हैं। ये तो है, तो इसके साथ वो जो आर है, आर रेडियस, रोटेट करता है ना, रोटेट मतलब सर्कल है, सर्कल का क्या होगा, रेडियस ही तो आएगा ना। ये है एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग v इज इक्वल टू ओमेगा आर से लिखते हैं। ये नॉर्मल वेलोसिटी है और फ्रीक्वेंसी है f, तो हम लोग लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू बाय f। तो इससे और भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 टाइम पीरियड, मतलब 2π/t। ये भी लिख डालो, काम में आएगा। ठीक है। अब देखो क्या बोला है, द वेक्टर इज इमेजिन टू रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मैंने अभी तक बोला था एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है, वो वाला हम लोग वेक्टर में एक साथ पकड़ लेंगे, इक्वल, ठीक है। इट्स लेंथ रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। इसका जो लेंथ होगा वो क्या डिनोट करेगा, एम्पलीट्यूड। क्या डिनोट करेगा, एम्पलीट्यूड। एंड इट्स प्रोजेक्शन
अपॉन ए फिक्स्ड एक्सिस गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। समझ में आया? फिर से दिमाग में दोहराओ, क्या बताया? इट्स लेंथ, लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा? एम्पलीट्यूड, और उसका प्रोजेक्शन क्या डिनोट करेगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। समझ में आया? और जो फेज एंगल बिटवीन टू क्वांटिटीज इज शोन एज द फेज एंगल बिटवीन देयर फेजर्स। एक एक करके अब अलग से समझाता हूँ। पहले ये वाला गया थ्योरेटिकली, ठीक है? अब एक एक करके डायग्राम से समझाता हूँ। लिख लिए? ठीक है? फेजर से फेजर डायग्राम कैसे आया वो मैं बता रहा हूँ। एक रोटेटिंग वेक्टर है जिसका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। समझ में आया? इसका लेंथ क्या डिनोट करेगा? एम्पलीट्यूड। लिखो, लेंथ इज इक्वल टू, लिखो ऐसे करके लिखो तो बाद में याद रहेगा। मैथ पे भी है। लेंथ क्या डिनोट करेगा? एम्पलीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है? इसके बाद प्रोजेक्शन, लेंथ मतलब ए वाला लेंथ, ठीक है? क्या करेगा? एम्पलीट्यूड डिनोट करेगा। ठीक है? इसके बाद आता है तुम्हारा, क्या बोला था? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन अपॉन ए फिक्स्ड एक्सिस क्या डिनोट करता है? क्या डिनोट करता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मतलब प्रोजेक्शन मतलब क्या है? इससे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, वही तो एक प्रोजेक्शन है। किसके ऊपर? एक फिक्स्ड एक्सिस के ऊपर। और जो ए वैल्यू है वो क्या करेगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी देगा तुम्हारा। ठीक है? मतलब एक वेक्टर का हम लोग यहाँ पे पोजीशन निकाल रहे हैं एक डायग्राम के जरिए। ठीक है? पहले डायग्राम सीखो। इसके बाद फेज एंगल क्या है? दो फेज, मतलब यहाँ पे एक है, मतलब दूसरा यहाँ पे है मान लो, तो दोनों के बीच जो एंगल है उसको हम लोग बोलेंगे फेज एंगल। क्या है? फेज एंगल। मतलब द एंगल बिटवीन टू फेजर्स, द एंगल बिटवीन टू फेजर्स। फेजर क्या था? मैंने उसका डेफिनेशन बोला था ना, इन रोटेटिंग वेक्टर दे रिप्रेजेंट क्या? ए साइनसोइडली वेरिइंग क्वांटिटी। एक क्वांटिटी जो क्या है? साइनसोइडली वेरी करता है। साइनसोइडली वेरी करता है जो एक वेक्टर है, अरे जो एक रोटेटिंग वेक्टर है। समझ में आया? ठीक है? तो फेजर डायग्राम क्या होगा? ये पूरा जो कॉम्बिनेशंस होगा उसको हम लोग फेजर डायग्राम बोलेंगे। मतलब ए वेक्टर क्वांटिटी साइनसोइडली वेरी करके एक डायग्राम बनाता है, जो उसको हम लोग फेजर डायग्राम और आर्गन डायग्राम भी बोल सकते हैं। ये पूरा डायग्राम को हम लोग फेजर डायग्राम और आर्गन डायग्राम भी बोल सकते हैं। ये क्लियर हो गया? फेजर क्या है, फेजर डायग्राम क्या है? फेजर सिर्फ एक क्वांटिटी है, रोटेटिंग क्वांटिटी है, रोटेटिंग वेक्टर है, सॉरी क्वांटिटी नहीं, रोटेटिंग वेक्टर है जो क्या करता है? साइनसोइडली वेरी करके
वेरी करता है उसको हम लोग फेजर बोलते हैं, उस क्वांटिटी को हम लोग फेजर बोलते हैं। अब वो फेजर, दो फेजर के बीच में एंगल है फेजर एंगल, ठीक है। जो डायग्राम होगा उसमें क्या लेंथ क्या डिनोट करेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। एक कौन सा क्वांटिटी है, फेजर वाला क्वांटिटी, ठीक है, मतलब ए पोजीशन में, ठीक है। और प्रोजेक्शन क्या डिनोट करता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, मतलब उस समय का, इंस्टेंटेनियस मतलब उस समय का, वो पर्टिकुलर समय का, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का फेजर डायग्राम और आर्गन डायग्राम। तुम्हारा एसएलआर घर पे नहीं है, एक खरीद लो ना, एक खरीद लो, ये लगेगा बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है यार। जो जो मैं टॉपिक पढ़ाया ना, वीडियो तो रहेगा ही, वो तुम मार्क करके लेना, ड्रोना से मार्क कर लेना, मार्क कर दूंगा मैं क्या क्या पढ़ना है सिर्फ। हाँ बोलो। टाइम थोड़ा 350 या टाइम आप 350 या 350 हाँ कर लो, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं सर घर आते थे तो मच जाते हैं बिना खा के, खाना तो मैं बिना खा के आने वाले थे, मेरे डाल डाल के लोग हैं। क्योंकि मुझे 5 बजे ट्यूशन है। और सर एक्सिस डिनोट प्रोजेक्शन अपने फिक्स्ड एक्सिस मतलब वो वाला एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन हुआ है वहाँ पे क्या डिनोट करता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग जो जो फेजर करते हैं ना, पहले एक बात बता देता हूँ, फेजर क्वांटिटी हो गया, तो इस ग्राफ में हम लोग जो पहले ग्राफ किए थे वो किसका था, जाय का और आई का। तो अगर हम लोग साइनोसॉइडल ग्राफ में जाय और आई को रखेंगे तो जाय और आई क्या होगा, फेजर क्वांटिटी हो जाएगा। हाँ, इट शुड बी डिनोटेड जाय एंड आई शुड बी कंसीडर्ड एज क्वांटिटी। खत्म, मतलब अब जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो फेजर में वो जाय और आई का है, उसको हम लोग फेजर क्वांटिटी से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलो 6 सर्किट कराऊंगा, सिमिलर टाइप है, याद रखना सर्किट पूरा चैप्टर का 80% खत्म। मतलब सर्किट याद रखना, सर्किट और सर्किट का याद रखने का तरीका भी बहुत ही खास है। कोई ऐसा नहीं कि 6 कराऊंगा, ठीक है। पहला वाला जो सर्किट है 6 सर्किट कराऊंगा, ठीक है। पहला वाला ओनली रेजिस्टिव, मतलब सर्किट में सिर्फ कौन रहेगा, सिर्फ रेजिस्टर रहेगा। कौन रहेगा, सिर्फ रेजिस्टर रहेगा, ठीक है, सिर्फ रेजिस्टर रहेगा और कोई नहीं रहेगा, ओनली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है, ओनली रेजिस्टिव सर्किट। ओके, ओके। तो हम लोग पहले क्या सीखे थे, जाय इज इक्वल टू जाय नॉट साइन ओमेगा टी। जाय क्या है, जाय नॉट क्या है,
आई क्या हो गया, तो दोनों में कुछ डिफरेंस है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी में कुछ फेजर एंगल है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों का डायग्राम कैसा होगा, पहले ए वाला है जाय और आई के बीच वर्सेस आई, कैसे करेंगे, जाय का ए है, आई का ए है, जाय नॉट आई नॉट, कोई फेज एंगल नहीं, बीच का कोई फेज एंगल नहीं। और फेजर डायग्राम कैसा होगा, आई नॉट, दोनों एक ही दिशा में छूट रहे हैं। और हमेशा याद रखना जाय जो है ना वो एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल करेगा, हो गया हम लोगों का, क्योंकि कोई फेज एंगल है नहीं है, तो एक साथ ये दोनों जाएंगे, दोनों क्वांटिटी में कोई एक्स्ट्रा एंगल नहीं है, तो ऐसे ही होगा, ठीक है। ये वाला लिख लो पहले, एक सिर्फ क्या है, ओनली रेजिस्टिव सर्किट, सर्किट में क्या है, सिर्फ रेजिस्टर ही है और कुछ नहीं है।